आइए शुरू करते हैं। शुरू हो जाए। मैसेज तो कुछ पते नहीं चलता। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? और इसका सही आंसर होगा सर विलियम जोन्स। हम देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य मुस्लिम शिक्षा में सुधार करना था। वारेन हेस्टिंग्स समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत स्कूल की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग्स समय में विल्किंसन ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वारेन हेस्टिंग्स समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में कितने ईस्वी में? 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई थी। पूछेगा वारेन हेस्टिंग्स समय में कौन? तो जोनाथन डंकन। कहाँ? तो बनारस में क्या किया था? एक संस्कृत स्कूल की स्थापना की थी। संस्कृत स्कूल की स्थापना की। पूछेगा वारेन हेस्टिंग्स समय में कौन? तो विल्स किंसन क्या किया? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पूछेगा वारेन हेस्टिंग्स के समय में कौन? 1784 ईस्वी में कौन? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। ठीक है, यहां तक सफर में कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हम। तेज बताना, आगे बढ़े हम। आइए, यहां देखिए, राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। और इसमें आपको पढ़ना यह है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, और राष्ट्र संघ किसकी देन है। इन सारी बातों पर हम लोग जिक्र करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि आपसे प्रश्न पूछा जाए, राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, और राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना था। राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयास से हुआ था। राष्ट्र संघ को हम लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भविष्य में होने वाले
भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना था, युद्धों को रोकना था। ठीक है, पूछिएगा राष्ट्रसंघ की स्थापना किसके मस्तिष्क का उपज, किसकी सोच की उपज है? अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। अब यहां पर हम देखते हैं पेरिस में किसका मुख्यालय है? यूनेस्को। और यहाँ पर है यूनेस्को की स्थापना क्या, इसमें क्या देखना है? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, और यूनेस्को की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? इन्हीं बातों में ध्यान रखते हुए हम इस ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास करते हैं। यूनेस्को की स्थापना और 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और यूनेस्को की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक विकास करना था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। कहाँ? तो लंदन में हुआ था, लंदन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। और यूनेस्को की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो यूनेस्को की स्थापना का उद्देश्य था शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास करना, एवं वैज्ञानिक विकास करना था, एवं वैज्ञानिक विकास करना था। अब यहां पर हम देखते हैं कि एक ऑप्शन यहां न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क में भी हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसा ढूंढा जाए जो आपके जीवन को संभाल दे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जब बात करते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, यहाँ पर हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उस समय कितने देश थे, अभी वर्तमान समय में कितने देश है, इसका मुख्यालय कहाँ है और किस द्वीप पर स्थित है, क्या मंजिला है, कितने भूमि पर है, इन सारी बातों का हम जिक्र करते हैं, क्योंकि ये जिक्र करना लाजमी सी हो जाती है। अगर यहाँ ये जिक्र नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं आपकी जिंदगी का जो दौर होगा वहां पर ये रोड़ा बनकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जिस समय स्थापना हुई थी उस समय सदस्य देशों की संख्या 51 थी। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। यह 39 मंजिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय 17 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी राफेलर ने दान में दिया था। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जिस समय स्थापना हुई उस समय सदस्य देश कितने थे? तो उस समय सदस्य देश कितने थे? तो 51। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य देश कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस द्वीप पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। यह मुख्यालय क्या मंजिला है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का यह मुख्यालय 39 मंजिला है। क्या मंजिला? 39 मंजिला है। कितने एकड़ भूमि पर फैला हुआ है? यह 17 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह 17 एकड़ भूमि कौन दान में दिया था? तो जॉन डी राफेलर ने
दान में दिया था, जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दिया था। आइए यहां पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यहाँ पर बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी, और ये कब घटी थी? तो 1773 ईस्वी में। यहाँ पर हम देखते हैं बोस्टन टी पार्टी की घटना, यह किस क्रांति संबंधित है? वह क्रांति था अमेरिकी क्रांति। इसमें अमेरिकी क्रांति के काल समय की चर्चा करेंगे। ये सर्वप्रथम अमेरिकी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? अमेरिका में उसमें उपनिवेश कितने थे? इन उपनिवेशों की आज़ादी की घोषणा कब हुई थी? तो इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण कौन था? नायक कौन था? इन सारी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है 1775 से 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय पहला युद्ध 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन का 13 उपनिवेश थे, और यह 13 उपनिवेश को आज़ादी मिली थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति जिस संधि के तहत हुई उसका नाम था पेरिस की संधि। इस प्रकार पेरिस की संधि 1783 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब बात करते हैं तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या है? 1775 से 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से पहला युद्ध कब हुआ था? 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। यह 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से नारा क्या दिया गया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो, प्रतिनिधित्व नहीं तो, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। और ये पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1783 ईस्वी में। आइए अब यहाँ देखिए कि 1995 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाता है जापान। अब हम पूछते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी की महत्ता किस युद्ध के समय दिखाई देती है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो इस समय हम चर्चा करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध कब का समय क्या है, और द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, और द्वितीय विश्व युद्ध में वह कौन सी हालात थी जो अमेरिका को एटम बम गिराना पड़ा। यह एटम बम नागासाकी पर कौन था, तो वहाँ हिरोशिमा पर कौन था। इन सारी पहलुओं को हम छुएंगे। अब हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1914 से, द्वितीय विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1939 से 1945 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण बात यह थी जापान जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था वह अधूरी राष्ट्र का साथ दिया था, और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर एटम बम गिराया। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, तो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के नागासाकी पर और फैटमैन जैसे एटम बम गिराया, और इस बम के गिरते ही जापान की हार हुई और विश्व स्तर पर 2 शक्ति उभर कर सामने आए, एक अमेरिका और रूस। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या माना जाता है, तो 1939 से लेकर 1945 ईस्वी। पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है, तो किसके द्वारा तत्कालीन माना जाता है?
हिटलर द्वारा हिटलर द्वारा हिटलर द्वारा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को कहां पर, पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की महत्वपूर्ण बात यह थी, जापान किस राष्ट्र का सदस्य था? तो जापान था मित्र राष्ट्र का सदस्य, मित्र राष्ट्र। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसका साथ दिया था? धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। जापान को क्या कहा जाता था? पीत आतंक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पीत आतंक। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया? 6 अगस्त 1945। उस एटम बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पर एटम बम कब गिराया? नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। और उस एटम बम का क्या नाम था? फैटमैन। ठीक ना? आइए यहां पर देखिए, निम्नलिखित सूची को मेल करें। और फासिस्टवाद का संबंध किससे? मुसोलिनी से। समाजवाद का संबंध किससे है? लेनिन से। प्रजातंत्र का संबंध किससे है? वुडरो विल्सन से। नासीवाद का संबंध किससे है? हिटलर से। तो अब मिलाइए, ए का क्या है? ए का 3, 2 का क्या है? 4, 3 का क्या है? 1, और डी का क्या है? 2। इसका सही आंसर बी होगा। आइए अब देखिए, यहां पर शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन किया था? मॉन्टेस्क्यू ने। और रूसो, वॉल्टेयर। और याद रखना है, फ्रांसीसी क्रांति को, कोई क्रांति तब सफल होती है जब समाज का शिक्षित मध्यम वर्ग साथ देता है। इस प्रश्न में हम किस बात पर जिक्र करने जा रहे हैं? इस प्रश्न में हम जिक्र ये करेंगे कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ये मॉन्टेस्क्यू, रूसो और वॉल्टेयर कौन था? और इस पर भी जिक्र करेंगे। शायद इनका संबंध फ्रांसीसी क्रांति से था, तो फ्रांसीसी क्रांति के कुछ पहलुओं को भी सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते क्या है कि हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का स्वयं माना जाता है 1789 ईस्वी। और 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उस समय फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। इस प्रकार 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के समय बुर्बो राजवंश के शासक लुई 16वां का शासनकाल था। और लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। कोई क्रांति तब सफल होती है जब समाज का शिक्षित, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उसका साथ देता है। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वॉल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब देखें, यहाँ पर आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी पूछेगा। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का शासन था। बुर्बो राजवंश का शासन था। पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति समय बुर्बो राजवंश का कौन राजा था? तो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। पूछेगा लुई 16वां को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को चढ़ाया गया था। पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? तो बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की
की मांग के लिए। इसका सही आंसर ये हो जाता है। अब यहाँ पर हम प्रश्न क्या देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न ये रहेगा, और चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, इसका संबंध किस देश से है, इसका संबंध, इसका उद्देश्य क्या था, और यह कब प्रारंभ किया गया, और इन पहलुओं को से संबंधित बातों को जिक्र की जाएगी जिस आंदोलन में, उसे हम चार्टिस्ट आंदोलन के नाम जानते हैं। इस प्रकार चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में प्रारंभ किया गया था, और चार्टिस्ट आंदोलन का समय माना जाता है 1830 से लेकर 1838 ईस्वी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मजदूरों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना, और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग की गई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चार्टिस्ट आंदोलन, चार्टिस्ट आंदोलन, आंदोलन का समय क्या है? 1830 से 1830 से 1848 ईस्वी। यह आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मजदूरों के राजनीतिक हितों की, मजदूरों के राजनीतिक हितों की देख रेख करना है, देख रेख करना। आइए, यहां देखिए वास्तिल का पतन किस तिथि को हुआ था? तो 14 जुलाई 1789। हम देखते क्या हैं कि वास्तिल का, अब इसमें क्या हम चर्चा करेंगे। पहला चर्चा ये रहेगा कि वास्तिल का किला कहाँ स्थित है, और वास्तिल के किला पर आक्रमण कहाँ की भीड़ ने किया। वास्तिल किला के साथ ही जिस क्रांति की शुरुआत हुई उसे हम किस नाम से जानते हैं? जी हाँ, इसे ही हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम जानते हैं। अब है कि देखते क्या है कि फ्रांस वास्टिल का किला यह फ्रांस में स्थित है, और 14 जुलाई 1789 ईस्वी की और पेरिस की भीड़ ने वास्टिल के किला पर आक्रमण करके कैदियों को बाहर निकाल लिया, और इसके साथ ही जिस क्रांति की शुरुआत हुई उसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, वास्टिल का किला कहाँ है? देखिए, वास्तिल, वास्तिल का किला, वास्तिल का किला कहाँ है? कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ? पेरिस। वास्तिल के किला पर पेरिस की भीड़ ने कब आक्रमण किया था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी। और इस आक्रमण के साथ किस क्रांति की शुरुआत हुई? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। और फ्रांसीसी क्रांति समय कौन सा नारा दिया गया था? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया गया था। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया गया था। आगे बढ़ जाए, आइए। देखिए यहाँ पर 79, एशिया महाद्वीप के किस देश से बोगज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर ईरान है। और बोगज कोई अभिलेख से वैदिक कालीन देवता के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे, आपसे पूछ प्रश्न ये रहेगा, बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ईरान। और इसकी महत्ता किसके लिए है? तो वैदिक देवता के उल्लेख कारण। पूछेगा वह वैदिक देवता कौन कौन थे, उसका नाम बताना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख कहाँ स्थित है? ईरान में। कहाँ? ईरान में। इसमें किस देवता का उल्लेख मिलता है? वैदिक देवता। वैदिक देवता में किसका किसका उल्लेख मिलता है? इंद्र, वरुण, मित्र
एवं ना सत्य का, ना सत्य का। देखिए, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पेनिंग जेनी का आविष्कारक कौन थे? इसका सही आंसर है जेम्स हारग्रीव्स। तो हम इस पर बात करेंगे औद्योगिक क्रांति की, और यह भी प्रारंभ होगा कि जब औद्योगिक क्रांति में और यह मिल स्थापित हुई थी तो औद्योगिक क्रांति को कैसे दिशा मिला, औद्योगिक क्रांति क्यों प्रारंभ हुई और प्रारंभ होने का स्रोत क्या था और क्यों नहीं प्रारंभ हुआ। तो जी हाँ, इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। औद्योगिक क्रांति की जब बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड की धरती से हुई थी। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड की धरती से इसलिए हुई थी क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थे। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड की धरती पर सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी, सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। अब देखो यहाँ पर पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड की धरती से। क्यों हुई थी? कच्चे माल, कच्चे माल एवं एवं पूंजी की, पूंजी की अधिकता के कारण। औद्योगिक क्रांति शुरुआत इंग्लैंड की धरती पर किस उद्योग से हुई थी? सूती वस्त्र उद्योग से, सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। किस उद्योग से? सूती वस्त्र उद्योग से। आइए यहाँ पर देखिए, 81 में सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन और सत्य है? तो उस समय हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते थे, सही है। उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था, गलत बात है। हाथी के दांत से बनी अन्य वस्तुओं के नमूने भी मिले हैं, यह सही है। चूंकि असत्य पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा बी। हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में एक जगह है जिसका नाम है लोथल। सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहां से घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से एक पैमाना मिला है जो हाथी दांत का बना हुआ है। इस प्रकार इस पैमाना को देखकर हाथी दांत की उपयोगिता का अंदाजा लगाया जा सकता, तो यह भी कहा जा सकता है सिंधु सभ्यता काल के लोग हाथी से परिचित थे जनाब। इसलिए यहाँ पर प्रश्न आपका आएगा कि सिंधु सभ्यता में वह स्थल कौन था? लोथल। और सिंधु सभ्यता काल में घर के दरवाजे किधर खुलते थे? तो पीछे की तरफ। लेकिन लोथल से कहाँ खुलता है? आगे की तरफ, यानी सड़क की तरफ। लोथल से किस जानवर के दांत का बना हुआ पैमाना मिला है? हाथी दांत। किसका? हाथी दांत का। यहाँ पर देखिए, ये मिलाना है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। और यहाँ पर क्या है कि मालवा में काला तथा लाल रंग का बर्तन मिला है। दक्षिणी नौपाषाण से चमकीला धूसर मिला, बुर्जहोम से धूसर मिला है, पूर्वी नौपाषाण से भूरा लाल मिला है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका सही आंसर ए होगा। आइए, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? और इसका सही आंसर है बाहुबली के लिए। और ये समारोह महामस्तकाभिषेक, इस समारोह का संबंध जैन धर्म से है। यह समारोह प्रत्येक 12 साल के अंतराल पर किया जाता है। इसका आयोजन कर्नाटक के सरमन बेलगोला में इसका आयोजन किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि देखिए यहाँ पर प्रश्न ये रहेगा कि महामस्तकाभिषेक, देखिए यहाँ पर
महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। ये कैसे याद रखना है? और इसका संबंध किससे है? बाहुबली। और इसका आयोजन क्या साल के बाद होता है? 12 साल का, 12 साल के अंतराल पर। कहाँ होता है? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? सरमन बेलगोला, सरमन बेलगोला। और यही याद रखना है, यही सरमन बेलगोला के चंद्रगिरी नामक स्थान पर, चंद्रगिरी नामक स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का शेष दिन बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का शेष दिन बिताया था। यहाँ पर बुद्ध है, तो बुद्ध में हम ऐसा चीज क्या खोजे जो एग्जाम में पूछ दे। और यहाँ बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया था? 29 वर्ष। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या थे? यशोधरा। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली। महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया? 30 वर्ष। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। महावीर किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृत। ठीक है, आइए यहां देखिए साहब, यहां है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बुद्ध के जीवन संबंधित घटनाएं। अब यहां पर क्या है? बुद्ध के सुमेलित है, तो सुमेलित में एक यह है, इसको सही कर दिया जाए तो गृह त्याग का प्रतीक क्या है? महात्मा बुद्ध के घर त्याग का प्रतीक कौन सा जानवर है? घोड़ा। महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक कौन सा वृक्ष है? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। और बोधि वृक्ष किसको कहते हैं? तो बोधि वृक्ष पीपल को कहते हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो वृषभ एवं कमल का फूल, एवं कमल का फूल। वृषभ किसको कहा गया? बैल को। वृषभ किसको कहा गया? बैल को। क्लियर? और महात्मा बुद्ध को याद रखना है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या था? महात्मा बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। और मध्य प्रदेश स्थित, मध्य प्रदेश स्थित, मध्य प्रदेश स्थित सांची का बौद्ध स्तूप, सांची का बौद्ध स्तूप, स्तूप भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है, बौद्ध स्तूप माना जाता है। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। यह सही है। चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, यह गलत है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ए सही है, परंतु आर गलत है, सी होगा। हम देखते हैं सिकंदर की बात करते हैं, तो पहले हम बात करेंगे सिकंदर किस नदी को पार करके भारत आया था, भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया था, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कब हुई, सिकंदर भारत से वापस कब गया, और सिकंदर की मृत्यु कब हुई। इन सारी पहलुओं को हम शॉर्टकट में जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिकंदर सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की धरती पर आया, तो तक्षशिला का राजा अम्भी जनता सहित सिकंदर के सामने आप समर्पण कर दिया। सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुई, इसे हम बिस्तस्ता का युद्ध, इसे हम हाइडेस पीच के युद्ध के नाम जानते हैं। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की सेना ब्यास नदी के तट पर से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, तो सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से वापस चला गया। सिकंदर की मृत्यु 327 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी, और बेबीलोन वर्तमान समय में इराक में स्थित है। अभी यहाँ पर देखिए, आपसे प्रश्न है सिकंदर
किस नदी को सिकंदर किस नदी को पार करके भारत आया? तो सिंधु नदी को पार करके। सिंधु नदी को पार करके कहाँ आया? तक्षशिला। तक्षशिला के राजा कौन था? अंभी। क्या किया? जनता सहित सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। सिकंदर और पौरस के बीच, सिकंदर एवं पौरस के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईस्वी पूर्व में। 326 ईस्वी पूर्व में। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी। इस युद्ध को हम क्या कहते हैं? बीतस्ता का युद्ध। बीतस्ता का युद्ध। और किस युद्ध के नाम जानते हैं? हाइडेस्पीच। हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम जानते हैं। इस युद्ध में सिकंदर ने पौरस को क्या किया? सिकंदर ने पौरस को क्या किया? सिकंदर ने पौरस को पराजित किया। पौरस को पराजित किया। सिकंदर की सेना किस नदी के तट पर से आगे बढ़ने इनकार कर दिया? ब्यास नदी के तट पर। ब्यास नदी। सिकंदर भारत से वापस कब चला गया? तो 325 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। बेबीलोन कहाँ है? बेबीलोन इराक में है। ठीक ना? आगे बढ़ जाए। आइए देखिए यहां पर अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिम और पूर्वी दो भागों में बट गया। बाद के किस मौर्य राजा के शासन में ये दो भाग फिर से शामिल हो गया था? इसका सही आंसर है संप्रति। हम यहाँ पर देखते क्या है कि अशोक ने, ये याद रखना है, कोई राजवंश कब चलती है? कोई राजवंश तब चलती है आगे तक जब उस राजवंश में एक के बाद एक राजा बनता चला जाए, यानी योग्य राजा हो। और हम कहना ये चाहते हैं कि अशोक के बाद मौर्य राजवंश में जितने भी राजा हुए उनमें राजा बनने की क्वालिटी ही नहीं थी। वह राजा इसलिए बने क्योंकि उनका जन्म राजघराने में हुआ था। बहरहाल हम ये कहना चाहते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद अशोक का साम्राज्य दो भागों में बट गया, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग का शासन किसने संभाला था? तो पश्चिमी भाग का शासन अशोक के पुत्र कुणाल ने संभाला था। तो पूर्वी भाग का शासन संभाला था अशोक के पौत्र दशरथ ने। ठीक है। अब आपके समय में यह है कि अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य कितने भागों में बट गया? तो दो भागों में बट गया। दो भागों में। कौन कौन? पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग। एवं पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग का शासन किसके अधिकार में था? अशोक के पौत्र कुणाल के हाथ में। कुणाल। और पूर्वी भाग का शासन कौन संभाला था? अशोक का पौत्र दशरथ ने। दशरथ। और दशरथ की संप्रदाय को मानने वाला था आजीवक संप्रदाय को। कौन सा? आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। आइए यहां पर, यहां देखिए निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? इसका सही है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। जी हाँ, अब हम इसमें सती प्रथा का उल्लेख करेंगे। सती प्रथा के उल्लेख में एक उल्लेख आएंगे तो गुप्त काल में भानुगुप्त का उल्लेख करते हुए हम कोशिश करेंगे राजा राममोहन राय तक पहुंचने का, और फिर राजा राममोहन राय के प्रयास से कब ये सती प्रथा पर रोक लगा, इन सारी पहलुओं पर जिक्र करने का प्रयास करेंगे। जहां तक सती प्रथा के विषय में हमें प्राचीनतम प्रमाण और गुप्त राजवंश के शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलती है। इस प्रकार गुप्त राजा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के विषय में प्राचीनतम जानकारी मिलती है। यह एरन वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित है। चूंकि यह अभिलेख एरन से मिला है इसलिए इसे एरन अभिलेख कहा गया। आगे चलकर आधुनिक काल में राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का जमकर विरोध किया और राजा राममोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और यह कानून सर्वप्रथम बंगाल की धरती पर लागू हुई थी। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, गुप्त राजा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है?
तो इसके सती प्रथा के विषय में, कौन? सती प्रथा। अब पूछेगा कि राजा राममोहन राय के प्रयास से कब? 1829 ईस्वी में। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। यह कानून सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो बंगाल की धरती पर। कहाँ? तो बंगाल की धरती पर लागू हुआ। हम देखते हैं इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की बात करते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? इसे हम प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसे हम प्रयाग स्तंभ अभिलेख, रानी के स्तंभ अभिलेख, रानी के स्तंभ अभिलेख के नाम से जानते हैं, रानी के स्तंभ अभिलेख के नाम जानते हैं। और इस अभिलेख में अशोक की एकमात्र रानी कारूबाकी के विषय में जानकारी मिलती है, कारूबाकी। इससे लगता है कि अशोक अपनी इस रानी से काफी प्रभावित था। यहाँ पर पुलकेशी द्वितीय का ऐहोल अभिलेख की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि पुलकेशी द्वितीय ऐहोल अभिलेख से पता चलता है चालुक्य राजवंश के शासक पुलकेशी द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऐहोल अभिलेख वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है। इस अभिलेख का संबंध जैन धर्म से है और इस अभिलेख की रचना संस्कृत में रवि कीर्ति नामक विद्वान ने किया था। इसी अभिलेख से पता चलता है, पुलकेशी द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि यह नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को पराजित किया था। ऐहोल अभिलेख कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। और किसने, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और इस अभिलेख की रचना कौन किया था? तो रवि कीर्ति नामक विद्वान ने, रवि कीर्ति नामक विद्वान ने किया था, रवि कीर्ति नामक विद्वान ने किया था। आइए अठासी में देखिए, इनमें से कौन दिल्ली सुल्तानों के 8 सुल्तानों के शासनकाल का साक्षी रहा है? और इसका सही है आंसर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की जब हम बात करते हैं, अमीर खुसरो को हम तूतीय हिंद अर्थात भारत के तोता के नाम जानते हैं। अमीर खुसरो ने ही सितार एवं तबला जैसे वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने पहला विद्वान था जिसने अपनी लेखनी में सर्वप्रथम उर्दू का प्रयोग किया था। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, अमीर खुसरो की बात करते हैं तो अमीर खुसरो को क्या कहा गया? तूतीय हिंद। क्या कहा गया? तूतीय हिंद। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भारत का तोता। क्या अर्थ होता है? भारत का तोता। अमीर खुसरो क्या किया था? इसने ही सितार एवं तबला जैसे वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम अपनी लेखनी में किसका प्रयोग किया? उर्दू का प्रयोग किया था। यहाँ जियाउद्दीन बर्नी की बात करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही जैसी पुस्तक की रचना की थी। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी जैसी पुस्तक की रचना की थी। तबकात ए नासरी जैसी पुस्तक की रचना की। यहाँ पर देखिए क्या है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4 पीजीटी उच्च माध्यमिक 11-12, पीजीटी उच्च माध्यमिक 11-12 इतिहास 80 मार्क्स प्लस कॉमन पेपर 40 मार्क्स। और ये ऑफर है 1599 है, लेकिन ऑफर में है 999 सेशन। और 2 सितंबर से है ये वैलिडिटी टिल एग्जाम तक। सैदपुर में भिखना पहाड़ी नवीन कुमार। तो यह पढ़ाया जाएगा सहनसा पंकज मिश्रा के द्वारा पीजीटी का। ऐसे यह एक बैच चल भी रहा है, और आप चाहें, अगर आप चाहें तो आकर इसे पढ़ लें, अगर समय हो। नहीं
तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आप। यहां देखिए, वह कौन सा कारण था जिससे मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा तांबे की मुद्रा प्रचलन में असफल रही? इसका सही आंसर क्या होगा? राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी विशेष पहचान चिन्ह का न होना। इसका सही आंसर ए होगा। हम यहाँ पर ये चर्चा करेंगे, ये सांकेतिक सिक्का किसने चलाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। वह कौन सी हालात थी जो उन्हें सांकेतिक सिक्का चलाना पड़ा? क्यों चलाया? सांकेतिक सिक्का चलाने के क्या क्या कारण थे? यह सांकेतिक सिक्का किस चीज के बने हुए थे? और इसका उस समय दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? इन सारी बातों को हम चर्चा करने आ रहे हैं। हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चांदी की कमी को देखते हुए सांकेतिक सिक्का चलाया गया था। इतिहासकार बर्नी के अनुसार यह तांबे का, फरिश्ते के अनुसार यह पीतल का, और सतीश चंद के अनुसार यह कांसे का था, लेकिन कांसा वाला ही मान है। अब यहाँ पर देखिए, सांकेतिक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसकी कमी को देखते हुए? तो चांदी की कमी को देखते हुए कौन सा सिक्का चलाया गया? सांकेतिक सिक्का चलाया गया। चांदी की कमी को देखते हुए सांकेतिक सिक्का चलाया। बर्नी के अनुसार यह क्या चीज का? बर्नी के अनुसार यह तांबे का बना हुआ था। फरिश्ते के अनुसार यह किसका? पीतल का। और सतीश चंद्र के अनुसार यह किसका बना हुआ था? कांसे का। और कांसा वाला ज्यादा मान्य है। आइए, 90 में बिहार में पाल काल में संबंधित कौन सा कथन असत्य है? देवपाल ने नागरहारा के वीर देव को नालंदा का पुरोहित नियुक्त किया। यह सही है। नालंदा में देवपाल के नाम पर एक बाजार या हाट था। यह भी सही है। और यहाँ पर पाल शासक वर्णाश्रम धर्म के पालन के खिलाफ थे। गलत है, खिलाफ नहीं थे। और इसका सही आंसर सी हो जाता है। सही आंसर सी। जहां तक पाल वंश की बात करते हैं, बंगाल एवं बिहार की धरती पर गोपाल ने, यहाँ पर हम पाल राजवंश में क्या ढूंढने का प्रयास करेंगे? यह ढूंढेंगे कि ये पाल राजवंश कहाँ शासन कर रही थी, इसके संस्थापक कौन था। फिर विक्रमशिला, पाल वंश के कौन राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? वह कौन था जो नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए 200 गांव दान में दिया? ये देवपाल कौन था? और फिर पाल राजवंश का द्वितीय संस्थापक कौन था? इन बातों पर चर्चा करते हैं। बंगाल में बिहार की धरती पर गोपाल ने जिस राजवंश की स्थापना की उसे हम पाल राजवंश के नाम से जानते हैं। पाल राजवंश का शासक धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए 200 गांव दान में दिया था। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी कहा था। पाल राजवंश के शासक देवपाल के शासनकाल में अरब यात्री अल-मसूदी भारत आया था। इसने पाल शासक को एक शक्तिशाली राजा बताया, तो वही पाल राजा को अरबी भाषा में रूहमा कहकर संबोधित किया था। अब यहाँ पर पूछेगा कि बंगाल में बिहार की धरती पर, देखें यहाँ पर बंगाल एवं बिहार की धरती पर, बिहार धरती पर कौन? गोपाल ने इस राजवंश की स्थापना की, पाल राजवंश। पाल राजवंश का शासक कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल कहाँ था? भागलपुर में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना की विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए कितने गांव दान में दिया था? 200 गांव दान में दिया था। पाल राजवंश का शासक कौन था? देवपाल। देवपाल के शासनकाल में अरब यात्री कौन भारत आया था? अल-मसूदी ने देवपाल को क्या बताया? शक्तिशाली राजा बताया।
और पाल शासक को अरबी भाषा में क्या कहा? तो पाल शासक अरबी भाषा में रूहमा कहकर संबोधित किया। क्या कहा? रूहमा कहकर संबोधित किया। आइए, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए? तो देश की भूमि का सर्वेक्षण सही है। ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क आजम यह भी सही है। इबादत खाना का निर्माण गलत है, तो नहीं किया गया। तो पूछ रहा था, इसका सही होगा इबादत खाना। इबादत खाना का निर्माण कब हुआ था? तो इसका 1575 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी में। कौन करवाया? अकबर करवाया। उद्देश्य क्या था? इन सारी पहलू पर चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में। हम देखते हैं कि अकबर के समय में 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की। और इस इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के मानने वाले विद्वान शामिल होते थे और धार्मिक प्रश्न पर विचार विमर्श किया जाता था। जो सही होता था उसे अपनाया जाता था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इबादत खाना, इबादत खाना की स्थापना कब हुई? तो 1575 ईस्वी में। कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी। और ये फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में है। और इसमें क्या होता था? विभिन्न धर्मों के मानने वाले, इसमें क्या होता था? विभिन्न धर्मों के मानने वाले विद्वान शामिल होते थे। एवं धार्मिक प्रश्न पर विचार विमर्श होता था। और जो सही होता था उसे अपनाया जाता था। आइए यहाँ पर 92 देखिए, गाय में निवास करने वाले किस मुस्लिम विद्रोही को गिरफ्तार करने का टेलर का प्रयत्न था? और इसका सही है अली करीम। यहाँ देखिए, इनायत अली को मृत्युपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था? और इसका सही है मकसूद अली। हम देखते क्या है कि वहाबी आंदोलन में, अब हम यहाँ देखते हैं कि वहाबी आंदोलन क्या है, कहाँ प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया, उद्देश्य क्या था, भारत में कैसे आया, इन सारी पहलू पर चर्चा करते हैं। वहाबी आंदोलन का प्रारंभ अरब से हुआ था। अरब में इसका प्रारंभ सर्वप्रथम ईरान से हुआ था। वहाबी आंदोलन को प्रारंभ करने से इब्न अब्दुल बहाव को जाता है, इसलिए इस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम की शुद्धता को बनाए रखना। भारत में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था बिहार में पटना, और पटना में यानी बिहार में वहाबी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के श्रेय सैयद अहमद बरेलवी को जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वहाबी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? वहाबी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो वहाबी आंदोलन प्रारंभ हुआ था अरब। और अरब में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? अरब में ईरान से प्रारंभ हुआ था। अरब में ईरान। वहाबी आंदोलन को मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम की शुद्धता को बनाए रखना। वहाबी आंदोलन को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? और इसके प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? इब्न अब्दुल बहाव को जाता है। वहाबी आंदोलन को मुख्य केंद्र बिहार में कहाँ था? पटना। और इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? सैयद अहमद बरेलवी को। आइए यहाँ पर अब देखें, होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तक की रचना की थी? उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस आंसर को सुधार कर लें और याद रखना है स्वराज कथा। इसकी रचना अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष। इस आंसर को सुधार कर लें। इसका आंसर ई कीजिए।
यहाँ देखिए, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? और इसका सही आंसर है महाराजा दरभंगा महाराज। और दरभंगा महाराज का क्या? लक्ष्मेश्वर सिंह। लक्ष्मेश्वर सिंह, लक्ष्मेश्वर सिंह याद रखना है। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। अब इसमें समुद्रगुप्त के बारे में, यह गुप्त राजवंश का शासक था, और समुद्रगुप्त के बारे की जब हम बात करते हैं तो इसे बीना पर और इसे संगीत की रुचि थी, क्योंकि इसके सिक्का पर इसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। और इसने कई सोना का सिक्का जारी किया, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध था गरुड़ प्रकार का सिक्का। ये पहलू पर हम बात करेंगे, और पहले इस पहलू पर बात करते हैं कि समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है। तो किस राजवंश का शासक था? तो गुप्त राजवंश का। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? तो भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा गया है, भारत का नेपोलियन। इसके सिक्का पर क्या बजाते हुए दिखाया गया है? तो बीना बजाते से। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्के में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? तो गरुड़ प्रकार का सिक्का। कौन था? गरुड़ प्रकार का सिक्का। सबसे प्रचलित सिक्का गरुड़ प्रकार का सिक्का। चंद्रगुप्त द्वितीय की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम जानते हैं। यह पश्चिम के शक राजा को, विक्रमादित्य पूछेगा, यह पश्चिम के शक राजा को पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की, कौन सा सिक्का चलाया, और इसके सैन्य उपलब्धि के विषय में हमें जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? इन सारी पहलू पर चर्चा करते हैं। तो गुप्त राजवंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, और यह भागवत धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए परम भागवत की उपाधि धारण की। यह पश्चिम के शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, एवं सिंह विक्रम प्रकार का सिक्का चलाया। दिल्ली स्थित मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख पर चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए चंद्र नाम आया है। क्या नाम आया है? चंद्र नाम। आपसे यहाँ प्रश्न पूछेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की धर्म को मानने वाला था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय भागवत धर्म। देखो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय की धर्म को, तो भागवत धर्म, और भागवत धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए कौन सी उपाधि धारण की? तो परम भागवत की, परम भागवत की उपाधि धारण की। और यह क्या किया था? तो पश्चिम के शक राजा, पश्चिम के शक राजा कौन? तो रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के उपलक्ष्य कौन सी उपाधि धारण किया? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। और क्या किया? तो सिंह विक्रम प्रकार का, सिंह विक्रम प्रकार का सिक्का चलाया, सिंह विक्रम प्रकार का सिक्का चलाया, सिंह विक्रम प्रकार का सिक्का चलाया। आपसे पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है किससे? तो दिल्ली स्थित, दिल्ली स्थित मेहरौली लौह स्तंभ से, मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख से, लौह स्तंभ अभिलेख से। ठीक है, आइए यहां पर देखिए चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम में हम चर्चा कर लेते हैं कि यह गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था, गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, इसने जो संवत चलाया उसका क्या नाम था, हाँ, और इसने किस प्रकार का सिक्का चलाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त राजवंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में जो संवत चलाया उसे गुप्त संवत के नाम जानते हैं। इसका समय माना जाता है 1919 से 1920 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम, और जो सिक्का चलाया उसे हम राजा रानी प्रकार का सिक्का एवं विवाह प्रकार के सिक्का के नाम से भी जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पहला शासक था जो कौन सी उपाधि धारण किया था? तो महाराजा, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में कौन सा संवत चलाया था? तो गुप्त संवत चलाया था, गुप्त संवत। और गुप्त संवत का क्या समय है? 319 से 320 ईस्वी। क्लियर? आप आइए।
अब देखिए यहाँ पर हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया क्या, तो इसका 1761 होगा। और हम देखते हैं कि द्वितीय मैसूर युद्ध का समय माना जाता है 1780 से 1784 ईस्वी। और द्वितीय मैसूर युद्ध में और हैदर अली के मारे जाने के बाद सेना के उसका बेटा टीपू सुल्तान ने किया था। द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत जिस संधि के तहत हुई थी उसे हम मंगलूर की संधि के नाम से जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा द्वितीय मैसूर युद्ध का समय क्या है। द्वितीय मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध का समय क्या 1780 से 1784 ईस्वी। और इसमें हैदर अली के मारे जाने के बाद, हैदर अली के मारे जाने के बाद सेना का नेतृत्व कौन किया था, उसका बेटा टीपू सुल्तान किया था, टीपू सुल्तान। और द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुई थी, तो मंगलूर की संधि, मंगलूर की संधि। और ये मंगलूर की संधि कब हुई थी, तो 1784 ईस्वी में। आइए यहाँ देखिए 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनमें संबंध क्षेत्रों के साथ और क्या करें सुमेलित कीजिए। कुकी विद्रोह कहाँ हुआ, त्रिपुरी में। और कुकी विद्रोह त्रिपुरी में हुआ था। और कुका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। मुंडा विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। तो कुकी विद्रोह का समय कहाँ है, तो 1917 से 1918 ईस्वी, ठीक ना। और यहाँ पर याद रखना है कूका आंदोलन कब हुआ था, 1873 से 1876 ईस्वी। और ये कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन किया था, राम सिंह कूका, राम सिंह कूका। और किस लिए, गौ हत्या के विरुद्ध, गौ हत्या के विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ था, ठीक है। पावना विद्रोह का ये 1872 कर देना है। 1800 कौन, कुका आंदोलन, कुका आंदोलन का समय 1872 कर देना है, 1872, 1872। पावना विद्रोह इसका समय क्या है, तो पावना विद्रोह का समय 1873 से 1876 ईस्वी। यह विद्रोह कहाँ हुआ, तो बंगाल, बंगाल के कौन सा जिला, तो पावना से हुआ था। इसको विद्रोह को कारण किया था जमींदारों के शोषण के विरुद्ध, जमींदारों के, जमींदारों के, दारों के शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, ईशान चंद्र, ईशान चंद्र एवं शंभूपाल, एवं शंभूपाल। अब देखें यहाँ पर ये मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह का समय क्या है, 1899 से 1900 ईस्वी। और कारण का कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। और किसके लिए हुआ था, पुरानी कृषि पद्धति, पुरानी कृषि पद्धति, पद्धति समाप्त किए जाने, समाप्त किए जाने के कारण। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा को हम क्या कहते हैं, धरती आबा। और मुंडा विद्रोह को हम क्या कहते हैं, उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है,
तो लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्ती सहित है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि यह सही है। लॉर्ड जॉन शोर नेपाल युद्ध गलत है। और इसका सही आंसर कौन होगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेपाल युद्ध का समय माना जाता है 1814 से 1818 ईस्वी। और नेपाल युद्ध का अंत एक संधि के तहत हुई जिसका नाम था सुगौली संधि। लॉर्ड हेस्टिंग्स समय में पिंडारियों का दमन किया गया था। उस समय पिंडारी के प्रमुख नेता थे वासिल मोहम्मद, करीम खां एवं चीतू। पूछेगा कि नेपाल युद्ध युद्ध का समय क्या है? 1814 से और नेपाल युद्ध की बात कर 1814 से 1816 ईस्वी। नेपाल युद्ध का अंत की संधि के तहत सुगौली की संधि। और ये सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। और नेपाल और लॉर्ड हेस्टिंग्स समय में क्या हुआ था? पिंडारियों का दमन हुआ था। पिंडारियों का दमन। पिंडारी के प्रमुख नेता कौन थे? तो वासिल मोहम्मद, करीम खां एवं चीतू। देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर होऊंगा? और यह है 1916 के लखनऊ अधिवेशन। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। आइए यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? यह बंगाल तक सीमित रहा, गलत है। बंगाल तक नहीं, बंगाल के बाहर पूरे देश। इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी सही है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, सही है। क्योंकि सही नहीं है यह पूछना है तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है कौन? ए। स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो क्या हुआ था इसमें? लॉर्ड कर्जन बंगाल की विभाजन की घोषणा कब किया? इसकी चर्चा कल भी किए थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इस विभाजन में कौन सा आंदोलन चला था? बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया गया था? और उस समय स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया? इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई। बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा लॉर्ड कर्जन। देखिए यहाँ पर लॉर्ड कर्जन से कब? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन कब? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन के विरोध में कब? 1905 ईस्वी में। कौन सा आंदोलन चलाया था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? इसका सही होगा बिपिन चंद्र पाल। और ये फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल के नेता थे।
और फिरोज शाह मेहता ने मुंबई क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पूना में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? जन कल्याण के लिए सक्रियता। सही आंसर बी होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916। देखिए 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह किस शहर में स्थित है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली। सही आंसर होगा दिल्ली। खिलाफत आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो खिलाफत आंदोलन का समय क्या है? 1919 से 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी। और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें अली बंधु कहा गया। खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था? तो तुर्की के खलीफा के सम्मान के लिए। क्यों प्रारंभ हुआ था? तुर्की के खलीफा के सम्मान के लिए। 1916 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार। अब यहां पर लाहौर अधिवेशन 1929 कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 कौन इसकी अध्यक्षता किया था? जॉर्ज यूले। आइए देखिए, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। शौकत अली। ये किस आंदोलन संबंधित थे? खिलाफत आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन संबंधित थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखा, क्या लिखा था? इंडिया विंस फ्रीडम। और ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता की, और ये सबसे लंबे समय तक
लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। यहाँ ये चोरी चौरा किस जनपद में है? तो गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और इसके बाद ही महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। और असहयोग आंदोलन को वापस लिया किस प्रस्ताव के तहत? बारदोली प्रस्ताव के तहत। बारदोली प्रस्ताव के तहत। बारदोली प्रस्ताव। और बारदोली प्रस्ताव कब? 12 फरवरी 1922 ईस्वी। 1928 में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया था? तो ये आया था प्रशासनिक सुधार के लिए। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर पहले कोई भी चीज डिस्कस करते हैं पढ़ने से पहले ऐसा नहीं कीजिए कि किताब में जो है उसको धड़ल्ले से पढ़ते चले गए, ऐसा नहीं। पढ़ने से पहले निर्धारित कीजिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यही डिस्कशन है। इससे मेन चीज हमें क्या देखना है कि साइमन कमीशन का गठन कहाँ हुआ, कब हुआ, भारत कब आया, कहाँ आया, विरोध क्यों हुआ, इसका विरोध कहाँ महत्वपूर्ण हुआ, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात क्या थी। तो इन पहलू को देखिए। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में इंग्लैंड की धरती पर हुई थी और साइमन कमीशन 1928 में भारत में सर्वप्रथम मुंबई आया था। साइमन आयोग में कुल कितने लोग शामिल थे? 7 लोग, और सब के सब अंग्रेज थे। तो चूंकि अंग्रेज गोरा होता है इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं शामिल किया गया, इसलिए साइमन आयोग का विरोध किया गया और कहा गया साइमन गो बैक। साइमन आयोग का विरोध लाहौर की धरती पर कौन विरोध किया था? साइमन आयोग का विरोध लखनऊ की धरती पर जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। तो वहीं भारत के तो लाहौर की धरती पर साइमन आयोग का विरोध कौन किया था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। देखिए यहाँ पर साइमन आयोग का गठन कब? 1927। कहाँ? इंग्लैंड। भारत कब आया? तो 1928। कहाँ आया? मुंबई। कितने लोग शामिल थे? 7। तब कौन थे? अंग्रेज। भारतीय को शामिल किया गया? नहीं। साइमन आयोग के विरोध लखनऊ की धरती पर कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। लाल नेहरू। और कौन किया था? गोविंद बल्लभ पंत। लाहौर की धरती पर कौन विरोध किया था? लाला लाजपत राय। देखिए 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांत की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर 7। बहुमत प्राप्त प्रांत में कौन कौन प्रांत शामिल था? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, मद्रास, उड़ीसा। कुल 7 था। मुंबई। मुंबई। हुआ यह था कि 1935 के अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिला और 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में कांग्रेस ने 7 प्रांतों में सरकार बनाई। और 7 प्रांत में कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, मुंबई।
7 प्रांत में उसकी स्पष्ट रूप से सरकार थे। देखिए यहाँ पर सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, नहीं, भारत को डोमिनियन स्टेट देना चाहिए, यह सही होगा। डोमिनियन स्टेट किसको कहते हैं? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वतंत्र सत्ता। उन्नीस का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों को गठित किया गया। निम्नलिखित में से इसमें से किसका सदस्य नहीं था? तो ये पैथिक लॉरेंस कौन था? भारत सचिव था, भारत सचिव ये नहीं था। एबी अलेक्जेंडर कौन था? नौसैनिक मंत्री। स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष। और इसे देखिए क्या लिखा है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती फॉर गणित, रीजनिंग, विज्ञान, करेंट अफेयर्स, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिंदी, इंग्लिश सब है। इसको पढ़ जाना है, ठीक है, एकदम पढ़ जाना है। आज यहीं तक रहेगा हमारी और आपकी मुलाकात। और शहंशाह जाता है और जाते जाते क्या कहता है आपको? शहंशाह जाते जाते आपको क्या कहता है? सबा खैर।